इन तस्वीर से हमें जो एक चीज़ समझ आई वो ये कि छोटे लेवल पर, माइक्रोमीटर के लेवल पर जाकर फिजिक्स और साइंस कैसे काम करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। वो चीज़ें जो हमें आंख से नज़र नहीं आती, बाज़ औक़ात उन चीज़ों को देखकर हमें नई फिज़िक्स के बारे में पता चलता है और उसके ज़रिए हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ डिज़ाइन करते हैं जो कि इससे पहले इंसानियत ने नहीं देखी होती। मैं आज आपको एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत जल्द आपको मुस्तक़बिल में नज़र आने वाली है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि हमें छोटे लेवल पर चीज़ों को देखने की ज़रूरत क्या है। मैं सबसे पहले आपको एक साइंसदान की तरफ लेकर चलूँगा जिनका नाम आपने सुना होगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की वजह शोहरत तो बहुत सी हैं, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने दुनिया की पहली माइक्रोस्कोप बनाई। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई और उन्होंने बोतल के एक ढक्कन के खुलियों को देखा। उन्होंने देखा उन्हें छोटे छोटे खाली रूम्स नज़र आ रहे थे। उस ढक्कन को जब उन्होंने मैग्नीफाई करके देखा और उन छोटे छोटे खाली रूम्स का नाम उन्होंने सेल रखा, जिनका नाम का मतलब ये है कि स्मॉल रूम्स। उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब में बहुत सी ऐसी तस्वीर शाया की जो कि छोटी दुनिया की बड़ी मैग्नीफाइड तस्वीर थी। उनकी किताब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस किताब का नाम था माइन्यूट बॉडीज़ मेड बाय मैग्नीफाइंग ग्लासेस। और जब इंसानों ने छोटी छोटी रोज़मर्रा के इंसेक्ट और पेस्ट्स की बड़ी खौफनाक तस्वीर देखी तो उन्हें इस चीज़ को कबूल करने में बहुत मुश्किल पेश आई। मसलन जब उन्होंने तस्वीर देखी एक चूंटी की जो कि बहुत ही हौलनाक थी, ख़तरनाक थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जूम करके बनाई गई थी, तो लोग घबरा गए। और शुरू में रॉबर्ट हुक को उतनी पजीराई नहीं मिल सकी, उनके काम को उतनी पजीराई नहीं मिल सकी क्योंकि लोग डर चुके थे। उनकी किताब अगर आप देखें तो इस किताब में उनकी माइक्रोस्कोप का पूरा स्ट्रक्चर भी दिया गया, बताया गया है कि ये माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, इसमें कहाँ कहाँ पर ग्लासेस यूज़ किए गए हैं, ऑयल भी यूज़ किया गया है इस माइक्रोस्कोप में। तो बहुत ही यूनिक किस्म की माइक्रोस्कोप थी। लेकिन जब उनकी बुक का मुताला किया जाए तो वहाँ पर आपको बड़ी तस्वीर मिलेंगी जो कि मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ। अगर आप एक फ्ली की तस्वीर देखें, अगर आप एक जूं की तस्वीर देखें तो वो देख के भी इंसान घबरा जाता है कि क्या ये वो जानवर है जो हर वक्त हमारे बालों में होता है। लेकिन हुक ने सिर्फ जानवरों पर, इंसेक्ट्स पर ही ये काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप का रुख प्लांट्स की तरफ भी किया। मैं आपको यहाँ पर पोस्ट के पॉपी सीड्स दिखा रहा हूँ, पोस्ट के सीड्स दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें बहुत गौर से देख सकते हैं, इनकी सरफेस को देख सकते हैं, इनकी सरफेस का मुताला कर सकते हैं। हुक से आगे चलते हैं और आज की दुनिया में आते हैं जहाँ पर एक कैमरा बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम नाइकॉन है, वो हर साल एक कंपटीशन करवाती है जिसे नाइकॉन स्मॉल वर्ल्ड कहा जाता है। अगर आप गूगल पर नाइकॉन स्मॉल वर्ल्ड डालें, लफ्ज़ डालें, तो आपको इनकी वेबसाइट का भी पता चल जाएगा और उम्मीद है कि मेरे एडिटर साहब आपको नीचे ये वेबसाइट दिखा भी देंगे। इस वेबसाइट पर हर साल कंपटीशन होता है और लोगों से तस्वीर मांगी जाती हैं, वीडियोस मांगी जाती हैं जो कि बहुत मैग्नीफाइड तस्वीर होती हैं और उनमें फिर देखा जाता है कि कौन नंबर 1 आता है। मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीर इस कंपटीशन से दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आंट की, चूंटी की तस्वीर या दूसरे इंसेक्ट्स की तस्वीर कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखती है। इवन उनके बॉडी के ऊपर जो हेयर हैं, जो बाल हैं, उनको भी दिखाया जा सकता है। अब बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस किस्म की तस्वीर का हमें फ़ायदा क्या है, चांद पर जाने का फ़ायदा क्या है, सैटर्न पर जाने का फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा यह है कि हमें यहाँ से मिलती है नई साइंस, और जब हमें यहाँ से नई साइंस मिलती है, नई फिज़िक्स मिलती है, तो उसे हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में, और फिर नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं और हम ये सोचते हैं कि अच्छा ये टेक्नोलॉजीज़ इन कंपनीज़ ने कैसे बना ली। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन इन तस्वीर से हमें जो एक चीज़ समझ आई वो ये कि छोटे लेवल पर, माइक्रोमीटर के लेवल पर जाकर फिज़िक्स और साइंस कैसे काम करती है। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ दुनिया के सबसे छोटे भेड़ से, सबसे छोटे वास्प से। ये भेड़ एक फ्ली से, एक जूं से 10 गुना ज़्यादा छोटा है।
आपको ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये 100 माइक्रोमीटर की रेजोल्यूशन पर है। जब इस भेड़ को गौर से देखा गया तो पता चला कि इस भेड़ के और इसकी फैमिली के, क्योंकि इस फैमिली में बीटल्स भी हैं, इनकी जो फैमिली है वो बहुत ही छोटी है और इनके पर अजीब है। इनके पर अगर आप देखें तो इनके पर आपको नज़र आएंगे जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बाल हैं, टेंटिकल्स हैं, बाल हैं। और जब ये अपने परों को हिलाते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट करना शुरू कर देते हैं हवा में। पहले साइंसदानों का ये ख्याल था कि ये इंसेक्ट कभी भी हवा में फ्लोट नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते, लेकिन अब हमें पता है कि ये भेड़ फ़ज़ा में, हवा में उड़ते हैं और आम भेड़ों की तरह उसी रफ्तार से उड़ते हैं जिस तरीके से आम इंसेक्ट्स उड़ रहे होते हैं। बहुत हैरान कौन ये इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि अगर आप दो बॉल्स को देख रहे हैं, एक पिंग पोंग है, टेबल टेनिस खेलने वाली बॉल, और एक बॉल है गोल्फ की, दोनों को अगर आप शॉट लगाएं तो गोल्फ की बॉल दूर जाके गिरेगी। हालांकि दोनों का सरफेस एरिया एक जैसा है, इसका मतलब यह है कि एयर की फ्रिक्शन एक जैसी मिल रही है, लेकिन वज़न की वजह से पिंग पोंग बॉल बहुत ज़्यादा लाइटर है, वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, वो ज़्यादा हवा में तैर नहीं सकती। यही एग्जांपल दे के मैं आपको समझा रहा हूँ कि छोटी लेवल पर जब हम जाते हैं तो साइंसदानों का ये ख्याल था कि छोटे लेवल पर जो चीज़ें उड़ती हैं, इंसेक्ट्स हैं जो माइक्रोमीटर 100 माइक्रोमीटर के स्केल में हैं, वो बहुत तेज़ी से नहीं उड़ सकेंगे। और पहला तो उनका ख्याल था कि वो उड़ ही नहीं सकेंगे क्योंकि उनका वेट कम है और उसका मोमेंटम बहुत कम है, तो वो हवा में से कैसे स्ट्रगल करके उड़ेंगी। लेकिन जब उन्होंने इन चीज़ों को देखा, इन वास्प को देखा, इस तरह के बीटल्स भी हैं जो कि एक पैरामीशियम के साइज़ के बराबर है, अमीबा के साइज़ से छोटे हैं, पैरामीशियम और एक सिंगल सेल के साइज़ के बराबर हैं या उससे भी छोटे हैं। इनको जब हमने मैग्नीफाई करके देखा तो पता चला कि ये तो बड़ी स्पीड से उड़ते हैं। और उड़ने का तरीका क्या है, आप एनिमेशन में भी देख रहे हैं, आगे एक हाथ और पीछे इस तरीके से तालियां बजाते हुए, परों से तालियां बजाते हुए उड़ते हैं। हमने आज तक कोई भी ऐसा परिंदा नहीं देखा जो इस तरीके से, एक ही तरीके से ओरिएंटेशन से परों को सीधा भी कर ले और उन्हीं परों को उल्टा कर दे और हवा में उड़ना शुरू कर दे। ये हमारे लिए एक नई साइंस है, नई फिज़िक्स है। अब इस फिज़िक्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है ताकि हम डेवलप कर सकें माइक्रो रोबोट्स, नैनो रोबोट्स, ऐसे रोबोट्स जो कि जासूसी कर सकें, जो कि स्पाई कर सकें और हवा में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उड़ सके। क्योंकि इससे पहले जितने भी रोबोट्स हम बना रहे थे, हमें उनको फ्लाई करने के लिए, हवा में से उड़ाने के लिए, मैं नैनो रोबोट्स पर वीडियो भी बना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। लेकिन हमने नेचर से सीखा, हमने नेचर को स्टडी करके देखा कि नेचर में ये चीज़ें कैसे उड़ती हैं और किस तरीके से काम करती है, इसलिए हमने ये रोबोट्स अब डिज़ाइन करने शुरू कर दिए हैं। तो बहुत जल्दी आपको ऐसे रोबोट्स नज़र आएंगे जो कि बहुत लाइट वेट होंगे, बहुत कम मोमेंटम होगा, लेकिन वो हवा में से ऐसे उड़ेंगे क्योंकि लाइट वेट होने की वजह से और मोमेंटम कम होने की वजह से हवा उनको एक लिक्विड की तरह लगती है। और अगर यही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको इस वास्प के परों का दिखाया, अगर हम उनका स्ट्रक्चर बड़ा बना दें, ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया, इंसानों के बराबर बना दें, तो इंसान नहीं उड़ सकेगा। लेकिन छोटी चीज़ें इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए, इन विंग्स के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए बड़े आराम से उड़ सकती हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी हमेशा साइंस से आती है और साइंस हमेशा ऑब्जर्वेशन से आती है, ऐसे टूल से आती हैं जिससे हम छोटी और बड़ी चीज़ों को ज़्यादा मैग्नीफाई करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हुए देख सकें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस सवाल का जवाब मिला होगा कि हम क्यों ऐसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।